class 10th resources and development. This chapter is very important for the class 10 CBSE board examinations and साथ में ही UPSC conducted civil services GS portion, not only for the GS portion but also for the essay writing. Okay, so now we will have a very quick view of this chapter. Now first resources क्या है? अपने टूल किट में हमने देखा कि everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. वो environment में हर वो चीज़ अवेलेबल है जो हम यूज़ करते हैं हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. देखो, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, मतलब ये एक शर्त है, बशर्ते इट इज़ टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. ओके, तो इसमें शर्त ये कि ये जो एनवायरनमेंट में जो भी अवेलेबल है वो वहाँ टेक्नोलॉजिकल से एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी से हम उसको यूज़ कर पाएँ या उनको ले पाएँ, और इकोनॉमिकली इसको यूज़ कर पाएँ. यानी कि सारा एक साथ ही आपने ख़त्म कर दिया, बड़े आराम से कंसिस्टेंटली सस्टेनेबली आपको उसको यूज़ करना है. फीजिबल, ओके, जो संभव हो, पॉसिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसी को हम रिसोर्स कह सकते हैं. ठीक है. अब प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन डिस्कनेक्ट यूज ऑफ रिसोर्स बाय मैन. अब प्रॉब्लम्स क्या इसमें आती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस करने में, यूज़ करने में. देखिए, मैनी रिसोर्सेज गोट डेप्लीटेड, बहुत सारे रिसोर्सेज डेप्लीट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया. सेकंड, रिसोर्सेज गोट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, जो भी रिसोर्सेज है वो कुछ लोगों के हाथ में ही हैं. ठीक है. द सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू रिच एंड पीपल, और जो सोसाइटी जो है विभाजित है अमीर लोगों में, रिच एंड पुअर पीपल में. तो ये रिसोर्सेज का जो एक्यूमुलेशन है, जो ये स्टोर है, किसके हाथों में है? रिच लोगों के हाथों में है. ठीक है. और पुअर जो होते हैं हमारे, इनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये किसके कंट्रोल में? रिच लोगों के हाथ में. एक्यूमुलेटेड बोलते कलेक्टेड है, स्टोर्ड है ना, स्टोर्ड, STORED. फिर ग्लोबल वार्मिंग, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है. ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सब इसमें आएगा प्रॉब्लम्स में. ठीक है. ओके, तो 3 प्रॉब्लम्स हमने सेलेक्ट की. अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब भी हम पहले अपने टूल किट वाली वीडियो में देख चुके हैं. सस्टेनेबल फिर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसा आर्थिक विकास विच डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करता हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम, और उसी के साथ साथ आप ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं अपना या अपने कंट्री का कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहे हैं, और साथ में ही टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, और साथ में हम जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनकी नीड्स का भी हम ध्यान में ख्याल रख रहे हैं कि भाई फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये रिसोर्सेज बचें. इट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है. ठीक. तो इसमें 3 चीज़ें आ गई. पहला, इट डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट. ओके. और दूसरा क्या होता है? ऐसे दो ही चीज़ें हैं. दूसरा है टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, इट्स कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. Okay, which does not damage the environment. Second, which at the same time takes care of the needs of the future generations, called the sustainable development. 2 facts are there. इसमें 2 चीज़ें हैं मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को याद करने के लिए. अब रिसोर्स प्लानिंग, तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको रिसोर्स प्लानिंग भी करनी पड़ेगी. ठीक है. तो ये क्या है? इट इज़ टेक्निक और स्किल. ये एक टेक्निक है, स्किल है, रिसोर्स प्लानिंग और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए, प्रॉपर मतलब उचित इसको उपयोग करने के लिए, है ना. अब स्टेजेस क्या क्या आती हैं? देखो, पहले तो आप डेफिनेशन याद कीजिए. रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, दैट्स इट. नाउ स्टेजेस आर देयर.
ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। फर्स्ट इज क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन स्टेप्स है इसमें। तो पहला तो ये क्या करेंगे आप रिसोर्स प्लानिंग में, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर लिस्टिंग करेंगे रिसोर्सेज की, भाई ये रिसोर्सेज है। कैसे, सर्वे करके, मैपिंग करके, एंड द मेजरमेंट of the qualities and the quantities of the resources that are important activities undertaken at this stage। तो पहली स्टेज में जो आप आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग करते हैं रिसोर्सेज का, ठीक है, कैसे करेंगे आप, सर्वेइंग, मैपिंग एंड मेजरमेंट किसका, क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटीज़ का, रिसोर्सेज की। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग के लिए। फिर होता है प्लानिंग करेंगे। आपने अब आइडेंटिफाई कर लिया, प्लान कर लिया, लिस्टिंग कर ली पूरी, फिर आप प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। फिर भाई इसको किस तरह से एक्सप्लॉयट किया जाए, इसको यूज़ किया जाए रिसोर्सेज को। तो इसके आप डेवलप करते हैं, डेवलप प्लानिंग स्ट्रक्चर। तो इसके लिए आप प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, विथ सूटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। तो रिसोर्सेज के प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन की प्लानिंग में आप एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसमें किसकी हेल्प से बनाएंगे, सूटेबल टेक्नोलॉजी होगी आपके पास, स्किल होगा, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी होगा। आपको इंस्टीट्यूशनल सेटअप बिठाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अपना कोई ऑफिस खोला, या फिर कोई ऐसी अपनी कोई कंपनी खोली है ना, पूरा इंस्टीट्यूशनल सेटअप जहाँ से भी सबको कंडक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अच्छा, फिर थर्ड आता है मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। फिर आप मैच करेंगे जो भी रिसोर्स का जो डेवलपमेंट प्लान आप बना रहे हैं, कि वो नेशनल जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनके साथ वो सूटेबल है या नहीं है, उसको कंप्लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, या उसके कंप्लायंस में है या नहीं है, ठीक है। तो ये किसके कंप्लायंस में होना चाहिए, आपके ये जो प्लानिंग है सारी नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग के कंप्लायंस में होना चाहिए, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स होते क्या है, एक्चुअली जनरल इंटरेस्ट के लिए होती हैं, सभी के लिए यूजफुल होते हैं, या किसी स्पेसिफिक उसका नहीं होता। तो इसमें एक जनरल व्यू होता है, इसमें सभी के लिए, सभी को लेके चलने वाला व्यू होता है नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स में। तो आपकी रिसोर्स प्लानिंग जो है वो नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग से कंप्लायंस में होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, जब आपको चीज़ें पता हो जाएंगी, जो पता है, जो अभी हमने ऊपर स्टडी की है, तो आप इसके इम्पोर्टेंस में आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आपके आइडिया हो गया रिसोर्स प्लानिंग का। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। वेरी गुड, बैलेंस्ड डेवलपमेंट, ये बहुत की टर्म है। तो इंडिया के बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसमें देखते हैं 5 पॉइंट हम बात करेंगे। सम रीजन्स ऑफ इंडिया रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज। इंडिया जो कुछ रीजन्स हैं वो रिसोर्सेज में काफ़ी रिच हैं, एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेज। और मान लीजिए इंडिया को एक रीजन है, जैसे मिनरल्स में भर भर के खूब सारे मिनरल्स हैं यहाँ पे, है ना। मिनरल्स के जो रिसोर्सेज हैं बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ दूसरे रिसोर्सेज नहीं, जैसे फॉरेस्ट वगैरह नहीं, ये मान लीजिए आप। दूसरे एरियाज में फॉरेस्ट खूब सारे हैं, लेकिन मिनरल्स नहीं हैं। तो इंडिया तो वैसे काफ़ी बड़ा देश है, बहुत डाइवर्सिफाइड देश है, तो यहाँ तो ऐसा होता ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, राजस्थान इज़ पुअर इन वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान में वाटर रिसोर्स में काफ़ी पुअर है, बट रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। लेकिन राजस्थान विंड और सोलर एनर्जी में रिच है काफ़ी, ठीक है। दूसरा, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। दूसरा, सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट। कुछ रीजन सेल्फ सफिशिएंट हैं, जो अपनी पूर्ति खुद कर लेते हैं, है ना, रिसोर्सेज की। वाइल अदर रीजन्स, बल्कि जो कुछ रीजन्स आर वेरी पुअर इन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। दूसरे रीजन्स वो काफ़ी पुअर हैं इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए मध्य प्रदेश, रिच इन मैनी रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज रिच है, बट लद्दाख इज़ पुअर इन रिसोर्सेज। जो लद्दाख का जो एरिया है वो काफ़ी पुअर है, उन रिसोर्सेज बहुत कम है, मतलब बहुत कम। थर्ड जो इम्पोर्टेंस होती है रिसोर्स प्लानिंग की, क्यों होती है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग।
विदाउट प्लानिंग आप रिसोर्सेज को यदि आप यूज़ करेंगे, कोई को आपकी प्लानिंग नहीं है, कोई लेआउट नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई विज़न नहीं है, आप ऐसी, तो वेस्टेज होगा। ठीक है, तो वेस्टेज को अवॉइड किया जा सकता है रिसोर्स प्लानिंग से। फोर्थ आता है एनवायरनमेंटल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। और यदि आप बिना प्लानिंग के, रिसोर्स प्लानिंग के आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे तो एनवायरनमेंटल पोल्यूशन भी होगा। इसलिए यदि प्लानिंग के साथ आप करेंगे तो एनवायरनमेंटल जो पोल्यूशन है इससे अवॉइड भी कर सकते हैं, और यदि मान लो होना है तो आप इसको काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं एनवायरनमेंटल इसको पोल्यूशन को। फिफ्थ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा दोहन करने से, मतलब उसको बहुत ज़्यादा, एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है दोहन करना। ठीक है, दोहन बोले तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब आपने निकाल लिया, उतना नहीं निकालना आपको। ठीक है, निकाल लिया और निकालने के बाद आप उसको प्रॉपर यूज़ करना भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या है, जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का वो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप कम एक्सट्रैक्ट, कुछ मिनरल्स को कम भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। यदि आप उसको प्रॉपर यूज़ करना आता है टेक्नोलॉजी, तो उसका ऑप्टिमम आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग चाहिए। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन फिफ्थ में, इससे बचा जा सकता है। एनवायरनमेंटल पोल्यूशन कम किया जा सकता है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इससे बचा जा सकता है। जो पॉइंट नंबर 3 और 5 है ये सेम कैरेक्टर का है, अलग एक से नेचर का है दोनों, वेस्टेज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा, 3 के साथ 5 याद हो जाएगा, 4th याद हो जाएगा। और जो रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ है, रीजनल डिस्पैरिटीज़, रीजनल REGIONAL, तो मैं दोनों जो पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट नंबर 1 और 2, उनके लिए टूल वर्ड दे रहा हूँ आपको। रीजनल डिस्पैरिटीज़, रीजनल डिस्पैरिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी पूल्ड, इसको पूल किया जा सकता है बाय रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, दोनों पॉइंट में अब ये कॉमन पॉइंट, रीजनल जो डिस्पैरिटीज, इंडिया में बहुत सारे रीजन्स हैं, एक में रिच है, दूसरे में पुअर है, फिर दूसरा रीजन क्या है, वो पहले में पुअर है, दूसरे में रिच है, तो एक दूसरे की अपने पूर्ति कर सकते हैं इससे, रिसोर्स प्लानिंग से। ठीक है, अब आता है आपका रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन बोले संरक्षण, उसका मतलब उसको ख़त्म होने से बचाना, कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, ये प्रिजर्वेशन लिख दे, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहे दोनों मीनिंग में। तो रिसोर्सेज की कंजर्वेशन कैसे किया जाए, ये है क्या। ठीक है, देखो, प्लान्ड यूज इसका ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड्स, जो वर्तमान में जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए एक प्लान्ड यूज़ करना रिसोर्सेज का। एंड और टू स्टोर पार्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और जो फ्यूचर जनरेशन के लिए उसका एक हिस्सा, उस रिसोर्स का एक हिस्से को स्टोर करना, इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसकी नेसेसिटी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, नेसेसिटी क्यों है, बिकॉज देखो इसमें पॉइंट 3 है। फर्स्ट है मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल। बहुत सारे रिसोर्सेज है वो वापस रिन्यू नहीं किए जा सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बहुत सारी चीज़ें, ये एक बार आपने यूज़ कर लिया, दोबारा वो पैदा नहीं होगा, रिन्यू नहीं होगा वो, है ना। तो इसलिए भी रिसोर्स कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इनकी नेसेसिटी क्यों है रिसोर्स कंजर्वेशन, क्योंकि बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल हैं और एग्जॉस्टिबल हैं। इफ़ वी कंजर्व देम, यदि हम उनको कंजर्व करेंगे, कंजर्व कैसे करेंगे, हमने बताया ऊपर कि आप प्लांट यूज़ करेंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक पार्ट को आप स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम उनको कंजर्व करते हैं, वी कैन यूज़ देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हम उनको लंबे समय तक उनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प करता है अस हमारी टू रिड्यूस वेस्टेज को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। इट विल हेल्प, ये आल्सो ये हेल्प करेगा किसमें, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और इससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी हेल्प होगी। ठीक है,
थर्ड आ गया रिसोर्स कंजर्वेशन। अब देखो रिसोर्स कंजर्वेशन और रिसोर्स प्लानिंग में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, कम सा फ़र्क है। तो रिसोर्स प्लानिंग के पॉइंट आप यदि रिसोर्स कंजर्वेशन में लिख देते हैं तो वो बात नहीं है, ऑलमोस्ट बात वही है, ठीक है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, क्योंकि उसमें भी बात हो रही थी कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड, उसमें बात हो रही थी वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड, है ना। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन और रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट जुड़े हुए से हैं। अब देखिए गांधी जी के जो आइडियाज़ है ऑन द रिसोर्स कंजर्वेशन, उनकी हम बात करते हैं। गांधी जी आइडियाज ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देखो गांधी जी ने कोट किया है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, कि हर किसी की नीड को पूरा करने के लिए काफ़ी है, एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, लेकिन हर किसी की लालच को पूरा करने के लिए इनफ नहीं है। तो नीड को पूरा करने के लिए इनफ, जो हमारी नीड है वो तो पूरी करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास इनफ है, लेकिन यदि अब लालची हैं तो आपके लालच को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज इनफ नहीं है। तो ये यही कहना चाहते हैं कि आपके आवश्यकता के अनुसार ही आप यूज़ कीजिए, आपकी ग्रीड जो आपकी लालच है उसको मत जगाओ आप, ठीक है। अब देखो ग्रीडी मतलब लालच भरा एंड सेल्फिश, स्वार्थ से भरे हुए जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, एंड द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, एक्सप्लॉयटेटिव मतलब सब कुछ दोहन कर लेना चाहता है, सब कुछ चाहती है, आज की टेक्नोलॉजी चाहती है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट यूज़ करना, एक्सप्लॉयट करना रिसोर्सेज को। तो दोनों चीज़ें हैं, यही रूट कॉज है किसके लिए, रिसोर्स डेप्लीशन के लिए, रिसोर्सेज के ख़त्म होने के लिए, ठीक है। तो पहला गांधी जी ने बताया सेल्फिश एंड ग्रीडी इंडिविजुअल्स, और दूसरा एक्सप्लॉयटिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दो कारण बताए उन्होंने रिसोर्स डेप्लीशन के रूट कॉज। अब देखिए दूसरा, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रिसोर्सेज को यूज करके उसके अगेंस्ट में थे, एंड वांटेड टू रिप्लेस इट, और वो चाहते थे जो भी आपने यूज़ किया उसको रिप्लेस करो। जैसे मान लिया आपने एक पेड़ काटा किसी बहुत ज़रूरत के लिए, ऐसे नहीं, बहुत ज़रूरत के लिए आप नीड थी इसको काटने की, लालच नहीं, नीड थी, आपने काट दिया तो दूसरे पेड़ लगा दो आप, है ना। तो ये कहते थे वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मासेस, आप जितने काटो उतने आप लगा दो पौधे। तो इस तरह से हम कम गांधी जी की बात माने तो हम कम से कम यार हमारे फॉरेस्ट तो ख़त्म नहीं करेंगे हम, ठीक है। एक काटो 10 लगाओ यार एक साथ, कोई नहीं कहेगा फिर, लेकिन वो काटो अपनी नीड के लिए, ऐसे नहीं। अब आता लैंड डिग्रेडेशन, मतलब लैंड की जो क्वालिटी होती है वो उसमें रिडक्शन होना, गिरावट आना। अभी क्यों आती है, जो लार्ज स्केल सॉइल इरोजन, ठीक है, ये किससे, रनिंग वाटर से और विंड की वजह से, जो पानी बहता पानी है वो भी सॉइल इरोजन का कारण होता है, जो बहती तेज़ हवा है वो भी सॉइल इरोजन की वजह होती है। तो एक तो ये हो गया लार्ज स्केल लैंड इरोजन, फैक्टर्स कौन से, रनिंग वाटर की वजह से और विंड की वजह से। दूसरा आता है डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, अब जो वेस्ट मटेरियल है, जो मान ली इंडस्ट्रीज आप लगा रखी है, उसको जो वेस्ट मटेरियल है उसमें बहुत सारे क्या है केमिकल्स, उसको आपने डंप कर दिया ओपन स्पेस में, फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो माइनिंग सेंटर से या इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जो वेस्टेज है वो आपने डंप कर दिया, तो उससे भी क्या लैंड क्या होती है, डिग्रेड होती है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर जो उसकी जो फर्टिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, उसको वो एकदम ख़त्म कर देते हैं वो, ठीक है। अब देखिए फिर ओवर इरिगेशन लीड्स टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन द सोइल। अब यदि बहुत ज़्यादा सिंचाई करना भी लैंड डिग्रेडेशन को प्रमोट करता है, मतलब लैंड की जो क्वालिटी है उसको डाउन करता है। क्यों करता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो उसमें जो मिट्टी में जो है सैलिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है, नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और उसकी जो नेचर है सोइल का वो भी अल्कलाइन हो जाएगा, उसमें अल्कलिनिटी बढ़ जाती है। तो सैलिनिटी और अल्कलिनिटी दोनों
बढ़ जाती है सोइल में, किससे? ओवर इरिगेशन से। तो बहुत ज़्यादा पानी मत दो यार, जितना ज़रूरत हो ना उतना। ड्रिप सिस्टम हो गया, बहुत सारे सिस्टम्स आ गए आजकल। तो ओवर इरिगेशन हो गया। अब ओवर ग्रेजिंग, अब पशुओं से बहुत ज़्यादा आप छोड़ देते हो, हाँ भाई बस। ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा पशु चर लेते हैं, खा लेते हैं, किससे? और ग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड डिफोरेस्टेशन बाय मैन। तो एनिमल्स तो क्या कर रहे हैं, आपने खुला छोड़ दिया, ओवर ग्रेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चर रहे हैं। और मैन क्या कर रहा है, पेड़ों को काट काट के और फॉरेस्टों को ख़त्म कर रहा है। तो ये भी वजह है लैंड डिग्रेडेशन की। इस वजह से जो लैंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, वो कंजर्व प्रिजर्व नहीं रह पाती। वो आपने फॉरेस्ट काट दिया पूरा, तो हवा का सीधी हवा चलेगी ना, तो सीधी वो जाके हवा उड़ाएगी उसको, मतलब मिट्टी की जो परत है उसको उड़ा देगी। और फॉरेस्ट आपने काट दिए, सीधी जो पानी, जो बहता पानी है वो सीधा अटैक करेगा इस पर, है ना। और ओवर ग्रेजिंग आपने कर दी तो भी क्या है कि जो लैंड है वो डायरेक्टली एक्सपोज हो जाएगी, किसके लिए? विंड्स के लिए और रनिंग वाटर के लिए। और वो वल्नरेबल हो जाती है, इजीली हर्ट हो जाती है सोइल। तो ओवर ग्रेजिंग से इस प्रकार से जो लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब देखिए, वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स पोल्यूट द लैंड्स। तो वेस्ट वाटर निकलता है कहाँ से? इंडस्ट्रियल यूनिट से, कल कारखानों से, फैक्ट्रीज से। वो भी लैंड को पोल्यूट करता है। क्यों करता है? ओबियसली उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, उस वाटर में, वेस्ट वाटर में केमिकल्स होते हैं जो सोइल की प्रॉपर्टीज़ को, क्वालिटीज़ को डैमेज कर देते हैं। अब आता है मिनरल प्रोसेसिंग। जो मिनरल्स की जो प्रोसेसिंग होती है, जो मिनरल्स आप ज़मीन से निकालते हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट फैक्ट इंडस्ट्री, कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर ceramic industry created a lot of dust, और दिस डस्ट इज डिपोजिटेड इन द नेबरिंग लैंड। ये यार कितना इंपॉर्टेंट है यार। मान लीजिए लैंड है, बहुत बढ़िया लैंड है, यहाँ फैक्ट्रीज लग रखी हैं, यहाँ सीमेंट बन रही है ना, और सेरामिक इंडस्ट्री है यहाँ, मान लीजिए, ठीक है, सेरामिक्स बनाने की। तो उसमें जो यहाँ से जो डस्ट निकलती है ना, वो आके इस पर डिपॉजिट होती रहती हैं। तो ये क्या करती है, इसकी जो क्वालिटीज़ है उसको डैमेज कर देती हैं। इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत 4 पॉइंट ही हैं। लार्ज स्केल सॉइल इरोजन का, रनिंग वाटर विंड से फर्स्ट, दूसरा डंपिंग वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो फोर्थ ये भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और फिफ्थ जो है एनिमल्स और मैन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 2 तो इंडस्ट्रीज़ के हो गए, एक एनिमल्स एंड मैन हो गया, और ये ओवर इरिगेशन, ज़्यादा सिंचाई करना। अब है लैंड कंजर्वेशन मेजर्स। भाई लैंड को कंजर्व करने के क्या क्या मेजर्स, क्या क्या स्टेप, कदम उठा सकते हैं, क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे। तो देखिए, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? एंडिंग डिफोरेस्टेशन, जो आप पेड़ काट रहे हो उसको एंड कर दो, पेड़ काटना बंद कर दो। कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, जो ओवर ग्रेजिंग है उसको आप कंट्रोल कर दो, ठीक है। तो जो वजह थी ना, उन्हीं वजह को आप यहाँ कंट्रोल कर दीजिए। यहाँ पे जो अपने ऊपर जो वजह 4 कारण पड़े थे ना, ये इन्हीं को आप उल्टा लिख दो कि जो माइनिंग प्रोसेस है उसको इस तरह से किया जाना चाहिए कि वो डस्ट ना उड़े, डस्ट इस पे ना जाए। ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जाना चाहिए, वो यहाँ आ गया, ठीक है। जो डिफोरेस्टेशन मैन कर रहा है वो यहाँ आ गया, डिफोरेस्टेशन उसको रोक दो। तो यही पॉइंट वापस रिपीट हो जाएंगे, ऊपर वाले जो पॉइंट्स है ना, ये नीचे रिपीट हो जाएंगे। एंड एनकरेजिंग एफोरेस्टेशन, और किसको एनकरेज करो? पौधे लगाने को और नए जंगल बनाने के लिए। और प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज, और क्या प्रैक्टिस करो? टेरेस फार्मिंग, हिली जो एरियाज हो टेरेस फार्मिंग कीजिए। फिर प्रिपरेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स के लिए शेल्टर बेल्ट बनाओ। मतलब शेल्टर तो समझते हैं, जो इंसान का शेल्टर क्या घर है, उसी प्रकार आप इनके शेडो वगैरह बना सकते हैं। मतलब इस तरह शेडो बना दी, नीचे प्लांट्स हैं तो आप शेल्टर बेल्ट्स बना सकते हैं प्लांट्स के लिए। एंड स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स, और जो सैंड ड्यून्स हैं
हवा चलती है यहाँ उठ के फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तेज आंधी रेगिस्तानी एरिया, तो सैंड ड्यून्स को भी आप स्टेबलाइज कर सकते हैं। कैसे? बाय ग्रोइंग थोर्नी बसेज। अब रेगिस्तान मान लीजिए या कोई भी थोर्नी बसेज बनी होती है, कांटेदार झाड़ियाँ, बसेज में झाड़ियाँ। अब ये सैंड ड्यून्स हैं, जैसे हवा चलेगी ये उड़ उड़ के शिफ्ट होती रहती है, मतलब और ये जो ना स्टेबल नहीं रह पाती। इसके लिए क्या कीजिए आप, यहाँ पे थोर्नी उगा दो आप, तो इन जड़ें अंदर तक जाएंगी गहरी, है ना। तो ये रोक के होल्ड करके रखती हैं इसको, सोइल, इसको सैंड को ये होल्ड करके रखेगी इनकी जड़ें। नीचे जड़ों का जाल हो जाएगा और ऊपर आगे पौधे से बन जाएंगे। ठीक है, थोर्नी बसेज आप कर सकते हैं इसमें, कांटेदार। इस तरह से आप इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। विल हेल्प टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन इन डेजर्ट्स। तो डेजर्ट में इस तरह से लैंड का जो डिग्रेडेशन है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं उसको। ठीक है, अब ये देखो माइनिंग एक्टिविटी कह रहा था ना, उसको आप कंट्रोल कर दीजिए, माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल कर दीजिए। शुड बी कंट्रोल्ड, न्यू टेक्नोलॉजी विच रिड्यूस वेस्टेज कैन बी एडोप्टेड। और वो ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी आप अडोप्ट कर सकते हैं जो वेस्टेज को क्या करे, रिड्यूस करे, कम करे वेस्टेज, मतलब कम वेस्टेज निकले उसके प्रोडक्शन में। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी केमिकली ट्रीटेड टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है, वही चीज़ आ रही है देखो जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज की। तो इसको आप जब छोड़ो बाहर एनवायरनमेंट में, आप इसको छोड़ो, रिलीज करो, तो इसको केमिकली ट्रीट करो। इसको, इसमें जो केमिकल्स है वो सारे आप डीएक्टिवेट करो, वो सारे आप निकालो, उसको ठीक करो आप। उसके बाद में जो है आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके इंडस्ट्रियल वेस्ट के जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, जो हानिकारक जो तत्व हैं, उनको आप ख़त्म करो। अब अर्बन वेस्ट, जो भी शहरी क्षेत्रों का जो वेस्ट होता है, और देखते हो दिल्ली वगैरह में कितना कूड़ा पड़ा रहता है, वो क्या है, अर्बन वेस्ट है। तो इसको किसके लिए यूज़ किया जा सकता है? यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड बायो मैन्योर। तो बायोगैस के लिए, बायो मैन्योर, खाद के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और वेस्ट को, अर्बन वेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। अब ओवर इरीगेशन, पहले ओवर इरीगेशन का भी आया था। ओवर इरीगेशन शुड बी स्टॉप्ड, कि बहुत ज़्यादा इरीगेशन को आप रोक दिया जाना चाहिए। एंड न्यू मेथड ऑफ इरीगेशन, जो इरीगेशन न्यू मेथड है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो न्यू मेथड ऑफ इरीगेशन मैंने बताया था कि वो ड्रॉप सिस्टम है ना, हर पौधे हमारे पाइप से छोड़ देते हैं, उससे पानी थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, जहाँ पौधे होते हैं ना, खड़े होते हैं पौधे, उनको पानी देता रहता है, और यहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो यहाँ पानी नहीं लगता। तो ये न्यू मेथड ऑफ इरीगेशन आप अपना सकते हैं। तो आप फिर आप समझिए जो मेजर्स हैं, इनमें कौन से पॉइंट रिपीट हो रहे हैं? लैंड डिग्रेडेशन के जो कारण थे, ये 1 2 3 4, तो इन्हीं को आप रिपीट करके लिख सकते हैं। कंट्रोल करो, ये करो, वो करो ना, जो इसमें हमने डिस्कस किया, वैसे आप इसको लिख सकते हैं। अब सोइल एज ए रिसोर्स, अब हम मिट्टी की बात करेंगे कि एक सोइल कैसे एक रिसोर्स है, कैसे एक संसाधन है यार, ये है ना, इसकी बात करते हैं। अब देखिए अपर मोस्ट लेयर जो होती है, अर्थ क्रस्ट विच इज़ लूज, जो हमारी अर्थ है, इसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है ना, ये जो ऊपर की लेयर होती है, ठीक है। देखिए अर्थ का क्रस्ट, अर्थ के बहुत सारे पार्ट होते हैं, एक एरिया होता है क्रस्ट, एक पार्ट होता है अर्थ का क्रस्ट, है ना। तो इसका जो इसकी जो अपर मोस्ट लेयर है, ये इसकी जो अपर मोस्ट लेयर है वो लूज होती है, ब्रोकन होती है, टूटी हुई होती है, और साथ में यूज़फुल होती है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। इट्स कॉल्ड सोयल। ठीक है, ये हो गई सोयल की डेफिनेशन। सोयल क्या है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज़ लूज, ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड सोयल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सोयल का हो गया डेफिनेशन। अब सोयल कंसिस्ट ऑफ मिनरल मैटर। तो सोयल में क्या होता है? मिनरल मैटर होता है, जैसे सैंड, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, सैंड, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर, जैसे ह्यूमस, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म्स। ठीक है, ये होते हैं उस मिट्टी के अंदर। तो सोयल इज़ फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू प्रोसेस ऑफ वीदरिंग। अब सोयल बनती कैसे है? सोयल का जो फॉर्मेशन होता है उसका मेनली प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ वीदरिंग, मतलब किस चीज़ों को टूटते रहना। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, ये आपकी अपर लेयर है अर्थ के क्रस्ट का, अब ये कोई पेड़ सूख गया, टूट गया, गिर गया नीचे, तो धीरे धीरे डिकम्पोज होता रहेगा, वो इसमें मिलता रहेगा।
कोई एनिमल मर गया तो वो देखते हो ना कि उसमें बहुत से कीड़े पड़ते तो डिकम्पोज होता रहता है, उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ सब गल के मिट्टी में आ गई, तो वो उससे मिट्टी बनती है धीरे धीरे, ठीक, वीदरिंग से। एज ए रिजल्ट ऑफ वीदरिंग अ लेयर ऑफ लूज रॉक मटेरियल इज फॉर्म्ड ऑन द लैंड, ठीक है। इस तरह से वीदरिंग की वजह से एक लेयर बन जाती है लूज रॉक मटेरियल की लैंड के ऊपर। इफ़ दिस लेयर रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड, और यदि ये जो लेयर बनी है ऊपर, यदि ये अनडिस्टर्ब्ड रहे, इसको डिस्टर्ब नहीं हो, ये डिग्रेड ना हो फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक, ठीक है। केमिकल जैसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम केमिकल फिजिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस टेक प्लेस इनटू इट, तो लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहे ये, इसको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो इसमें कई केमिकल फिजिकल ऑर्गेनिक चेंजेस इसमें होते हैं, ठीक है। केमिकल फिजिकल एंड ऑर्गेनिक CPU चेंजेस इसमें होते हैं। दीज चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोयल, तो इन चेंजेस से लैंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो पहला तो आ गया उसका वीदरिंग प्रोसेस, ठीक है। वीदरिंग प्रोसेस से एक लेयर बन गई, ठीक है। अभी लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहती है, तो इसमें केमिकल फिजिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस इसमें होते रहते हैं, टेकिंग प्लेस। दीज चेंजेस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सोयल, ठीक है। तो सोयल की जिसमें डेफिनेशन और सोयल कैसे बनती है वो इसमें आ गया, तो आप आराम से इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इसके बारे में बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। अब फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सोयल फॉर्मेशन प्रोसेस, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोयल फॉर्मेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। पहला आ गया आपका क्लाइमेट, दूसरा आ गया आपका टोपोग्राफी, ठीक है। तीसरा आ गया नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, भाई जिस रॉक से मिट्टी बनी है उसका नेचर कैसा है। फिर फोर्थ आ गया वेजिटेशन, मतलब उसमें घास पौधे पेड़ जो लगे हुए थे वो। तो क्लाइमेट क्या करता है, देखो क्लाइमेट डिसाइड करता है रेट ऑफ वीदरिंग एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो क्लाइमेट दो चीज़ें डिसाइड करता है, रेट ऑफ वीदरिंग, जिस रेट से जिस दर से जिस स्पीड से वीदरिंग होगी, डिकम्पोजिशन होगा अर्थ पे, इस लेयर पे जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, है ना, जो सड़ने गलने की जो रेट है, या पौधों की या एनिमल्स हैं मर गए हैं लेयर पड़े हैं, तो किस रेट से वीदरिंग हो रही है वो उसको डिसाइड करता है, और किस तरह का वेजिटेशन होगा उसको क्लाइमेट डिसाइड करता है। जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ अलग वेजिटेशन होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसे तो वहाँ अलग तरह का वेजिटेशन होगा। टोपोग्राफी, जो भी लैंड होता है उसकी जो टोपोग्राफी होती है वो क्या डिसाइड करती है, एक्यूमुलेशन ऑफ सोयल, मतलब वहाँ मिट्टी कितनी इकट्ठी रहेगी वहाँ पे, मतलब कितनी आपको मिट्टी ऐसी सोयल मिलती है वहाँ पे, तो उसके एक्यूमुलेशन ऑफ सोयल को ये डिसाइड करती है। नेचर ऑफ पेरेंट रॉक ये क्या डिसाइड करता है, डिसाइड्स कंपोजिशंस एंड टेक्सचर ऑफ द सोयल, उसका कंपोजिशन भाई सोयल में किस किस से बनी हुई है, उसका टेक्सचर कैसा है उसको ये डिसाइड करती है। टेक्सचर बोले तो चिकनी मिट्टी या खुरदरी मिट्टी उसको टेक्सचर बोलते हैं। किसी कपड़े का लगाते हो अरे मलमली है, अरे यार ये खुरदरा है, अरे यार ये तो ऐसा है तो कॉटन, वो क्या टेक्सचर बोलते हैं उसको। कई लोगों के हैंड हाथ मिलाते हो कड़क कड़क से होते हैं ऐसे चुभने वाले से, कई बहुत ही स्मूथ होते हैं, वो भी उसका टेक्सचर है। तो ये सोइल का टेक्सचर और उसका कंपोजिशन को नेचर ऑफ पेरेंट रॉक डिसाइड करता है। वेजिटेशन क्या डिसाइड करती है, डिसाइड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबल इन द सोइल, सोइल में कितना ह्यूमस है उसको वेजिटेशन डिसाइड करता है। मान लीजिए इस सोइल से बहुत सारा वेजिटेशन हुआ और वो मान लीजिए वो सारा वेजिटेशन अब डेड है, मर गया, इसमें गिरा हुआ है इस पर, ठीक है। तो जितना वो विद्र होगा उतना उसमें ह्यूमस होगा, उसमें ह्यूमस की अमाउंट बढ़ेगी उसमें वेजिटेशन में। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉइल्स की, तो 6 टाइप्स हैं सॉइल्स की। एल्यूवियल मतलब उपजाऊ, बहुत उपजाऊ होती है, ये प्लेन एरिया में पाई जाती है जो मैदानी क्षेत्रों में। रेड सॉइल लाल मिट्टी, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, फिर आता है लेटराइट सॉइल लेटराइट मिट्टी, डेजर्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल।
तो आप ये समझ गए जो डेजर्ट की जो सोयल है, जो जो सैंड है वो तो डेजर्ट सोयल, माउंटेन में जो मिट्टी पाई जाती है वो माउंटेन सोयल, एलिवियल जो मैदानों में जो मिट्टी होती है ना, वो जैसे नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है, गंगा यमुना जहाँ से बहती है वो सारे मैदानी क्षेत्र है, तो वहाँ एलिवियल मिट्टी होगी जो नदियाँ अपने साथ बहा के लेके आती हैं और एक जगह डिपॉजिट करती जाती हैं मिट्टियाँ, तो वो एलिवियल सोइल्स होती हैं। ठीक है, अब बच्ची रेड, ब्लैक एंड लेटराइट, इनका हम देखते हैं आगे नीचे। अब पहले एलिवियल का देखते हैं, एलिवियल सोइल। तो ये क्या मोस्ट फर्टाइल होती है, वाइड स्प्रेड सोइल फाउंड इन इंडिया। मोस्ट सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है एलिवियल सोइल, सबसे ज़्यादा उपजाऊ, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे सब्जियाँ यहाँ पैदा होंगी। वाइड स्प्रेड, बहुत चौड़ाई में फैली हुई है इंडिया में, और ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया की बात है। ठीक है, ये फॉर्म कैसे होती है? इट इज फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट। फाइन जो सिल्ट है, मतलब महीन जो सिल्ट है, वो डिपॉजिट होती रहती है किससे? रिवर से। वो सिल्ट को बोलते हैं एल्यूवियम। ठीक है, तो ये रिवर से उसको डिपॉजिट करती रहती, जमा करती रहती है फाइन सिल्ट को, जिसको एल्यूवियम बोलते हैं, फाइन सिल्ट को। मतलब मिट्टी होती है सिल्ट बनने के बाद, एक मिट्टी जो अपनी नदियाँ अपने साथ लेके आती हैं। ठीक है, एज पर सिल्ट, एज पर सोयल। देखो कहाँ मिलती है? इट इज़ फाउंड इन नदर्न प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स में, गुजरात प्लेन्स में और कोस्टल प्लेन्स में। ठीक है, तीसरे प्लेन्स हो गए, मतलब ये एकदम प्लेन एरिया है सर। ठीक है, नदर्न प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें क्या क्या होता है? सिल्ट होता है और क्ले होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू खादर। अच्छा, इस मिट्टी को हम दो तरीके से इसको बांट सकते हैं, तो खादर और बांगर। ठीक है, खादर और बांगर। न्यू एल्यूवियम एंड ओल्ड एल्यूवियम। तो खादर तो क्या होती है? न्यू एल्यूवियम होती है जो नई नई बनती है, और बांगर क्या होती है? ओल्ड एल्यूवियम होती है। इट कंटेन्स सोयल न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटास। इसमें कौन कौन से सोयल न्यूट्रिएंट्स होते हैं? मतलब मिट्टी के लिए जो उपजाऊ जो चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स, हम जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, प्रोटीन वगैरह, है ना, तो इसी प्रकार सोइल के भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनका मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, NPK। ये सोइल न्यूट्रिएंट्स होती हैं, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर पोटेशियम, K फॉर कैल्शियम। ठीक है, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ठीक है, सो इट इज़ फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर कैन। ये फर्टाइल होती है इसलिए अच्छी होती है, गुड होती है किसके लिए? ग्रोथ के लिए। किसके? शुगर कैन, गन्ने के लिए, राइस चावल के लिए, वीट गेहूं के लिए, और पल्सेस दालों के लिए। ठीक है, तो ये इनका आप नाम याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी फसलों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। शुगर कैन, गन्ना, राइस, चावल, वीट गेहूँ, सीरियल, पल्सेस दालों के लिए। अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ठीक है, ब्लैक सॉइल के और भी नाम है, जैसे रेगुर सॉइल। ठीक है, रेगुर मीन्स कॉटन। मतलब इसका दूसरा नाम है रेगुर सॉइल, और रेगुर का मतलब होता है कॉटन। तो आप समझ गए होंगे किसके लिए बेस्ट है ये? बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन। कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी? ब्लैक सॉइल, मतलब काली मिट्टी। काली मिट्टी में वाइट पैदा होता है कॉटन। ठीक है, मोस्ट ऑफ डेक्कन इज ऑक्यूपाइड बाय ब्लैक सॉइल। जो इंडिया का जो दक्षिणी जो पठारी जो पार्ट है ना, ये वाला जो पठारी पार्ट है, ये इसमें ब्लैक सॉइल से ऑक्यूपाइड है। हायर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, तो इसमें पानी को बहुत ज़्यादा रिटेन करके, रोक के रखने की इसमें कैपेसिटी होती है, रिटेन करने की, होल्ड करने की। ठीक है, तो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर। रिटेन बोले तो होल्डिंग, होल्ड करने की। ठीक है, सोयल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। ये जो मिट्टी होती है स्टिकी हो जाती है, चिपकने लगती है जब ये गीली होती है, और जब ये सूख जाती है तो श्रिंक करती है, मतलब ऐसे स्टिक नहीं करेगी, श्रिंक हो जाएगी, मतलब सिकुड़ने वाली होती है ये। जैसे सूखेगी ये श्रिंक करेगी, सूखेगी मतलब सूखेगी तो श्रिंक करेगी, गीली होगी स्टिकी हो जाएगी। ठीक है, एज फॉर स्टिकी, एज फॉर श्रिंक। सेल्फ प्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सोइल एज इट डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड। ओके, सेल्फ प्लोइंग यार, मतलब खुद से हल चला लेती है अपने अंदर।
अबे थोड़ी मिट्टी उठेगी हल पकड़ के चलाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस ब्लैक सॉइल का, काली मिट्टी का। क्या है इसकी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब ये सूखती है ना तो खुद ही क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं इसमें। क्रैक्स क्या होता है, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो रिच किस किस में होती है, इसमें इस मिट्टी में क्या क्या मतलब बहुत जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें क्या क्या इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। देखो आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। और डेफिशिएंट, इसमें किन चीज़ों की कमी होती है, डेफिशिएंट किस किस की होती है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, मतलब कम होता है। डेफिशिएंट मतलब कम कम मात्रा होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर इसमें बहुत कम होता है। इसका कलर कैसा होता है, कलर डी ब्लैक टू लाइट ब्लैक, बहुत गहरे काले से हल्का काला होता है। मेनली कहाँ फाउंड होती है ये, दक्कन ट्रैप रीजन। तो मैंने दक्कन का जो बताया था रीजन, तो कहाँ कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो जैसे मान लीजिए इंडिया का ये तो महाराष्ट्र हो गया आपका, ये गुजरात हो गया, पास में मध्य प्रदेश लगा हुआ है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के नीचे क्या है, ये छत्तीसगढ़ है, ये बेल्ट। तो इस बेल्ट में पाई जाती है पूरी दक्कन, इसको दक्कन ट्रैप बोलते हैं, इसको दक्कन ट्रैप, यहाँ पाई जाती है ये। अब हम बात करते हैं रेड सॉइल की। देखो ब्लैक सॉइल की तो हमने बात कर ली, सेल्फ प्लोइंग करती है ब्लैक सॉइल। और रेड सॉइल का देखते हैं, मेनली कहाँ पाई जाती है, सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरियाज, ऐसे एरिया पाई जाती है जहाँ रेनफॉल काफ़ी कम होता है, जहाँ बारिश कम होती है। ये लैंड कैसी होती है, पोरस होती है। मतलब पोरस बोले तो क्या बोलूँ मैं आपको, काफ़ी मतलब इसमें बहुत सारे छेद होते हैं, मतलब छेद आप समझो इस चीज़ को, पोरस मतलब कैसे समझाऊँ आपको। पोरस होती है, फ्राइबल स्ट्रक्चर होता है, एब्सेंस ऑफ लाइम, इसमें लाइम का एब्सेंस होता है ना। कंकर्ड, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें लाइम होता है, एब्सेंस किसकी होती है इसमें, एक तो लाइम नहीं होता है इसमें, कंकड़ नहीं होते। कंकड़ क्या होते हैं, इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। जो कंकड़ जो आप खेलते हो ना कंकड़, वो इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होता है भैया, देख लो। और डेफिशिएंट किस में होती है, मतलब इसमें और किन चीज़ों की कमी होती है, वो लाइम आ गया, फॉस्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटास, इनकी इसमें कमी होती है। कलर कौन सा गया, रेड कलर होता है। क्यों होता है ये बहुत ज़रूरी है भाई, रेड सॉइल का रेड कलर होता क्यों है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलीन एंड मेटाफोरिक रॉक्स। ओके, जो आयरन जो होता है, आयरन भी लाल 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 सा होता है ना, रेड जैसा होता है, तो वो डिफ्यूज़ होता है, वो है ना, डिफ्यूज़ होता है वो किस फॉर्म में, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो, जो इसकी जो लोअर वाली जो लेयर होती है, नीचे लेयर होती है, वो तो रेडिश येलो होगी या येलो होगी। अब इसका टेक्सचर कैसा है, सैंडी टू क्ले एंड लूमी। सैंडी टू क्ले इसका टेक्सचर होता है, लोमी इसका टेक्सचर होता है। इसमें कौन कौन सी फसलें देखो, इसमें वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स, है ना। ऑयल सीड्स मान जिससे तेल निकलने वाली जो बीज हैं वो, पोटैटो, आलू इसमें कल्टीवेट होते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में पाई जाती है। तो चलो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ऐप ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। देखो ये आपका तमिलनाडु हो गया, इधर कर्नाटक हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, है ना। और ये छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है भाई, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये एमपी का हिस्सा है ये इधर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आ गया। और झारखंड देखो ये बिहार है, तो झारखंड नीचे के हिस्सा नहीं, ये झारखंड हो गया। और उड़ीसा तक है ये, मतलब ये इसका बेल्ट है इसमें यार रेड का, ठीक है। और ब्लैक का तो हमने देखा ही था, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, फिर छत्तीसगढ़ भी था इसमें। तो छत्तीसगढ़ कॉमन स्टेट हो गया जिसमें लाल मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। लेटराइट सॉइल देखो इसका नेम कहाँ से आया, लैटिन वर्ड लेटर से। देखो लेटराइट में अब इस तोड़ते हैं, LATER लेटर, तो लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक, जिसका मतलब क्या होता है ब्रिक। ब्रिक हम ईंट को कहते हैं। बिकम सो सॉफ्ट
ये इतना सॉफ्ट हो जाता है व्हेन वेट, जब ये गीला होता है तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है मिट्टी। एंड सो हार्ड, और बहुत हार्ड हो जाती है व्हेन ड्राइड, जब ये सूखती है तो बहुत हार्ड हो जाती है मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ठीक है मतलब जब सूखती है तो ब्रिक जैसी हो जाती है ये, मतलब ईंट जैसी हो जाती है, मतलब हार्ड हो जाती है काफ़ी। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो ये लेटर से बना है, लेटर में आगे आई टी लगा, लेटराइट, कितना आसान है। ये ऐसे लेट राइट, लेटराइट। अभी पाई कहाँ जाती है, फाउंड इन एरिया जैसे हाई टेम्परेचर एरियाज में पाई जाती हैं। जो हाई टेम्परेचर हो, बहुत तापमान हो, हाई रेनफॉल हो, और बहुत बारिश हो, बहुत गर्मी पड़े, बहुत पानी पड़े बारिश का। फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल, तो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो उसमें हाई लीचिंग होती है, तो हाई लीचिंग की वजह से बनते हैं ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और रेड सॉइल का रेड कलर क्यों होता है वो भी आपको पता है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ओके, इन मेटामॉर्फिक एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स था। अब इसके ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव्ड फास्ट बाय द बैक्टीरिया एज इट इज़ हाई टेम्परेचर, एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय द ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, थस ह्यूमस कंटेंट इज़ लो। इसलिए इसमें ह्यूमस कंटेंट क्या होता है, लो होता है। क्यों होता है क्यों लो, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इस सॉइल के जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं लेटराइट सॉइल में, वो रिमूव कर दिए जाते हैं बहुत फास्टली, किससे, बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया रिमूव्स द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल वेरी फास्टली। क्यों करते हैं, एज इट इज़ हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और ह्यूमस होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली, और जो इसमें ह्यूमस होता है मिट्टी में, उसको क्विकली क्या ले लेते हैं, जो फास्टली, जो जैसे फास्टली बैक्टीरिया रिमूव कर देते हैं इसकी ऑर्गेनिक मैटर को, उसी प्रकार जो ट्रीज और अदर प्लांट्स होते हैं वो क्विकली या फास्टली इसका ह्यूमस को ले लेते हैं। इसलिए इसमें ह्यूमस कंटेंट लो होता है। और ये रिच किस में होती है, लेटराइट मिट्टी आयरन और एल्यूमिनियम में रिच होती है ये। अब देखिए डेफिशिएंट इन, मतलब इसमें किस चीज़ की कमी होती है, नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस कलर, रेड कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, राइस, रागी, शुगर कैन, कैश्यू नट्स आर कल्टिवेटेड मेनली। तो डेफिशिएंट तो ये यहाँ तक होती है, देखो यहाँ तक ये हो गया डेफिशिएंट इन। ठीक है, ये अलग अलग है ये। फिर यहाँ से शुरू होता है कि ह्यूमस, अच्छा ये ह्यूमस भी नहीं होता है इसमें, इन चीज़ों की इसमें कमी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, लाइम एंड ह्यूमस। और इसका अब बात करते हैं कलर की। कलर इसका रेड होता है, क्यों होता है, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक ये ख़त्म। इसमें फसलें कौन कौन सी पैदा होती हैं, राइस, रागी, शुगर कैन, कैश्यू नट। कैश्यू नट क्या होता है, बहुत काजू खाते हो आप, है ना वो। शुगर कैन गन्ना पता ही है, रागी ये फसल होती है, राइस इस पैदा होती है। और देखो इट इज़ गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड कैश्यू नट, ये सब कैश क्रॉप्स हैं। कैश्यू नट क्या होता है, कैश्यू नट क्या बताया था मैंने, काजू, कॉफ़ी और चाय, इसमें बड़े पैदा होती है इसमें सॉइल में। मेनली कहाँ पाई जाती है, इट इज़ फाउंड इन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम। तो यहाँ बनाते हैं इंडिया का मैप सा बनाते हैं करा के ना, अलग मैप नहीं बनाना था। अब यहाँ देखते हैं, देखो ये तो आपको हो गया केरल, ठीक है, इससे ऊपर हो गया कर्नाटक, फिर इधर हो गया तमिलनाडु, ओके, फिर आपको मध्य प्रदेश का एरिया, यहाँ मध्य प्रदेश हो गया आपका, ये मान लीजिए आप यहाँ सॉरी ये यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे उड़ीसा आपका यहाँ आ गया, उड़ीसा और आसाम, यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं एरिड सॉइल, सूखी मिट्टी की। सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशंस, ठीक है।
एरिड मैंने सूखी कंडीशंस में, या जो अर्ध शुष्क शुष्क बोलते हैं, जहाँ मतलब कम बारिश हो, बहुत कम बारिश हो, जहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश हो, तो एरिड शुष्क और अर्ध शुष्क कंडीशंस में पाई जाती है। डिपॉजिटेड मेनली बाय विंड एक्टिविटीज़, और ये किसकी वजह से डिपॉजिट होती है? विंड एक्टिविटीज़ की वजह से। इसमें हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, इसमें सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, इसमें मॉइस्चर की और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। ठीक है। ये आता है कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाई, इसमें कंकड़ बहुत होते हैं इसके अंदर। और कंकड़ क्या होता है? एक इम्प्योर अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो कंटेंट इसमें हाई होता है। विच रेस्ट्रिक्ट्स, जो क्या रेस्ट्रिक्ट करता है? इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, पानी को इनफिल्टर करने से। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? घुसपैठ को, तो पानी की घुसपैठ को रोकता है वो, ये कंकड़। ठीक है। इनफिल्ट्रेशन माने तो परकोलेट होने से, परकोलेशन को रोकते हैं। परकोलेशन है वाटर परकोलेशन को रोकते हैं। इनफिल्ट्रेट मतलब घुसपैठ बोलते हैं उसको, पानी घुसपैठ को रोकते हैं। टेक्सचर होता है सैंडी, कलर होता है रेड टू ब्राउन इसका। और मेनली कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। अब आपका आ गया फॉरेस्ट सॉइल्स। ठीक है। तो आर फॉर्म इन फॉरेस्ट एरियाज वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल, उन फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है जहाँ रेनफॉल का पर्याप्त होता है, मतलब पानी, बारिश का पानी इतना हो जाता है जो काफ़ी रहता है, मतलब कम नहीं पड़ता, ना बहुत ज़्यादा होता है। सोइल वेरी इन स्ट्रक्चर टेक्सचरिंग डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड, और इस सोइल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो टेक्सचर होता है, वो बदलता रहता है, वेरी करता रहता है। किस पे डिपेंड करता है? और ये डिपेंडिंग ऑन माउंटेन एनवायरनमेंट, कि माउंटेन का एनवायरनमेंट कैसा है, जहाँ पर ये मिट्टी बनती है, फॉरेस्ट सॉइल बनती है, उसका माउंटेन का एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करती हुई है ये इसका स्ट्रक्चर जो है ना, माउंटेन टू माउंटेन वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। ये माउंटेन, अब जाओ तो पहाड़ों में, हिमालय पहाड़ों में कई बार मिट्टी यहाँ अलग कलर से दिखाई देगा, लाल सी या नीली सी दिखाई देती है। तो और जो माउंटेन का जो क्या होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, उस पर डिपेंड करती वेरी करता रहता है इसका टेक्सचर और इसका स्ट्रक्चर। दे आर लोमी, ये लोमी होती हैं, सिल्टी होती हैं ऑन वैली साइड्स, जो वैली साइड्स होती है, बीच की जो वैलीज होती हैं, ये दो पहाड़ों की, ये दो पहाड़ से ये वैली है बीच की, ये बीच की वैली है। तो इसमें लोमी सिल्टी होती है वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रैंड इन अपर स्लोप्स, और जो अपर स्लोप्स होते हैं उनके यहाँ कैसी होती है? ग्रैंड होती है, मतलब जैसे दानेदार होती है एकदम। कोर्स ग्रैंड होती हैं, दानेदार होती हैं अपर लेयर्स में। इन द स्नो, बर्फ में क्या होती है? बाउंड एरियाज ऑफ द हिमालयाज दे एक्सपीरियंस डेनडेशन। एक तो होता है इनंडेशन। ठीक है, इसका उल्टा था डेनडेशन। ये तो डेनडेशन होता है कि पानी की कमी होना। ठीक है। एंड आर एसिडिक, और एसिडिक होती है विद लो ह्यूमस कंटेंट, एसिडिक होती हैं और ह्यूमस कंटेंट लो होता है। सोइल्स फाउंड इन लोअर वैलीज, और ये लोअर वैलीज में पाई जाती है। जैसे हमारा पहाड़ है ना यार, ये तो ये वैली हो गया, दूसरा पहाड़ मान यहाँ शुरू हो रहा है, तो ये लोअर वैलीज में पाई जाती है, यहाँ पाई जाएंगी। ये फर्टाइल होती हैं लैंड, फॉरेस्ट लैंड। अब बात करते हैं सोयल इरोजन की। इरोजन बोलते हैं शरण, मतलब इसका क्वालिटी डाउन होना। ठीक है, या सोयल डिग्रेडेशन। ठीक है, वो भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं इरोजन की जगह। तो ये होता क्या है सोयल इरोजन? रिमूवल ऑफ टॉप सोयल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय नेचुरल एजेंसीज इज कॉल्ड सोयल इरोजन। रिमूवल ऑफ टॉप सोयल, जो ये सोयल, इसका जो टॉप सोयल होती है ना, ये हट जाती है, मतलब किसकी वजह से? नेचुरल एजेंसीज, जैसे विंड, ठीक है, वाटर, इनकी वजह से। तो जो हमने ऊपर जो पढ़ा था सेम वही है ये। इट इज़ कॉज्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड। आ गया? डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल सोइल इरोजन। तो इसके लिए और क्या कारण है इसके? ओवर ग्रेजिंग और अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे मान लीजिए बहुत सारा आप वैसे केमिकल डाले जा रहे हो तो ज़मीन ख़राब होनी है या सोइल इरोजन होना उससे। तो ये सब रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं बड़े स्तर पे
मिट्टी के इरोजन के लिए, सॉइल इरोजन के लिए। दो तरह के इरोजन होते हैं, गुली इरोजन एंड शीट इरोजन। ठीक है, तो जो गुली इरोजन तो होता है वाटर की वजह से होता है, और जो शीट इरोजन होता है ये किसकी वजह से होता है, विंड की वजह से होता है। अब ये देखिए गुली इरोजन, रेन वाटर व्हेन मूव्स डाउन ऑन एन अनइवन लैंड स्कूप्स अवे द सोइल एंड फॉर्म्स डीप चैनल्स कॉल्ड गुलीज। तो ये क्या, पानी आ रहा है, बह रहा है, मिट्टी बहा बहा के ले जाएगा, गहरी डिस्ट्रिक्ट खाई बना देगा उसको, खोद मिट्टी को वहाँ से बहा बहा कर। दिस टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड गुली इरोजन। A land which is broken into many small parts by the gullies is called bad land. ठीक है, bad land is unit for cultivation and for other economic activity। तो जो bad land होता है ये अनफिट होती है कल्टीवेशन के लिए और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बैड लैंड। तो बैड लैंड पे ज़रूर आएगा आपका एक बैड लैंड, याद कर लीजिए बैड लैंड। बैड लैंड के लिए आपको कौन सा इरोजन याद करना पड़ेगा, गुली इरोजन। ठीक है, गुली इरोजन ये आप याद कर लेना। अब आता है शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है कि सम टाइम्स वाटर फ्लोज एज ए शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप, द वाटर टेक्स अवे द टॉप सोइल, द टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड शीट इरोजन। ठीक है, ये हो गया। तो ये शीट इरोजन भी पानी की वजह से हो रहा है। देखो यहाँ जब ऊपर से नीचे बहता है पानी तो जो शीट होती है ना मिट्टी की उसको बहा ले जाता है ये। ठीक है, जो ऊपर का जो टॉप सोइल होती है उसको पानी, जो बहता हुआ जो पानी है जो स्लोप से नीचे, स्पीड भी तेज़ होगी पानी की, स्लोप से गिरेगा तो स्पीड तेज़ होगी तो मिट्टी को इरोड होनी ही है। ठीक है, अब बात है सोइल कंजर्वेशन मेजर्स। बस सोइल को कंजर्व करने के क्या क्या मेजर्स, उपाय, तरीके उठा सकते हैं। ठीक है, जो हम कर सकते हैं वो, पहला है आपका कंटूर प्लोविंग। इसमें क्या होता है, कंटूर प्लोविंग में मतलब प्लोविंग होता है हल चलाना। तो कंटूर प्लोविंग क्या होता है, कंटूर प्लोविंग अलोंग द कंटूर लाइंस, जो कंटूर लाइंस है उनके साथ में हल चलाना। कैन डेसलरेट द फ्लोज ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। तो वो जो आप कंटूर प्लोविंग क्या करता है कि डेसलरेट करता है। डेसलरेट किसका अपोजिट वर्ड है, एक्सेलरेट का, ACCELERATE, एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेट का उल्टा है डेसलरेट। तो एक्सेलरेट क्या होता है, जो स्पीड होती है ना पानी, उस स्पीड ज़्यादा स्पीड होना, मतलब वो स्पीड को कम कर देता है ये कंटूर प्लोइंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे हल चलाया, एक हल यहाँ चलाया तो पानी इधर से आएगा तो यहाँ इसको, ये जो आप प्लोइंग से जो आपके जो बनी है ना, तो ये पानी को रोकेगा। फिर चलो पानी आता है फिर आगे इसको रोकेगा, तो इसकी स्पीड को जो है ना ये कम कर देती हैं ये प्लोइंग्स, जो फरोज बनती हैं। मतलब इस तरह की जो हल चलाने जो स्ट्रक्चर जो बनता है जो उस पानी की स्पीड को कम कर देता है, डिसलरेट कर देता है। यदि आप ये नहीं करते तो एक्सेलरेट, उसका एक्सेलरेशन बढ़ता रहता है उसका, और स्लोप के नीचे आएगा पानी और स्पीड तेज़ हो जाएगी उसको रोक टोक है ही नहीं। लेकिन आपने प्लोइंग कर दी इस तरह की तो पानी रुकता हुआ आएगा नीचे आराम से, तो उससे क्या है वो टॉप सोइल को बहुत ज़्यादा बहा के लेके नहीं जाएगा। दूसरा टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट सोइल ओरिजिन। तो इसमें क्या, टेरेस फार्मिंग क्या होता है कि आप स्टेप्स बना दिए, पहाड़ है मान लीजिए, आपने ऐसे स्टेप्स बना दिए ऐसे, ठीक है, तो पानी आएगा टकराएगा तो इसकी जो स्पीड एक्सेलरेशन ऑफ वाटर का वो कम हो जाएगा और पानी आराम से आएगा, फिर धीरे धीरे पड़ेगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें ऐसा आएगा, आराम से आएगा धीरे धीरे। तो आपको स्टेप्स बना देनी पहाड़, जैसे पहाड़ है ना, तो आपको खेती करनी है तो आप इस तरह से स्टेप्स बना सकते हैं इसमें। फिर आती है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं लार्ज फील्ड्स को, ऐसे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स होती है उनके बीच में घास की स्ट्रिप्स लगा देंगे ऐसे। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड। इससे क्या होता है, जो ग्रास आपने उगा रखी तो विंड जो हवा जो तेज़ चलती है तो इससे टकराएगी ग्रास से, तो ग्रास उसकी स्पीड को कम कर देगा। जब एयर की स्पीड कम हो जाएगी, विंड की स्पीड कम हो जाएगी, तो जो टॉप सोइल है मिट्टी उसको वो उड़ा के नहीं ले जा पाएगी विंड,
हवा नहीं ले जा पाएगी, तो हवा को रोकती है ये, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में आप घास की स्ट्रिप्स लगाते हैं। फिर चौथा गया शेल्टर बेल्ट। तो इसमें क्या होता है, शेल्टर बेल्ट जो मैंने बात की थी पहले, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर। तो इसमें प्लांट्स के लाइन्स बना देंगे, ये लाइन में प्लांट्स खड़े कर देंगे इसे, ठीक है। तो ये प्लांट्स क्या करेंगे, ये एयर का जो फ्लो है उसको, जो स्पीड है उसको कम कर देंगी ये, ओके।